नमस्ते छात्रों, मैं सुमित्रा भगत और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी, जिसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आइए सबसे पहले हम रचनाकार का परिचय देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1978 में हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। जगदीश चंद्र माथुर जी ने सदा स्त्री शिक्षा को ही महत्व दिया है। रीढ़ की हड्डी यह एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से रचनाकार ने स्त्री शिक्षा के प्रति समाज की जो हीन मानसिकता है उस पर करारा व्यंग किया है। नारी को स्वयं के उद्धार के लिए शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। तो अब हम पाठ परिचय तथा रचनाकार के एकांकी लिखने के उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। प्रस्तुत पाठ एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से माथुर जी ने स्त्री शिक्षा का महत्व दिखाया है। समाज के दकियानुसी मतलब प्राचीन परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों पर प्रहार करते हुए स्त्री सम्मान को महत्व दिया है। नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण प्रस्तुत एकांकी में किया गया है। इस एकांकी को लिखने के रचनाकार के यह उद्देश्य हो सकते हैं कि समाज में नारी को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को समाज के सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना और समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं कि लड़के तो पढ़ सकते हैं परंतु लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लड़कियों का क्षेत्र केवल घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित है और उन लोगों की मानसिकता को उजागर करना जो समाज में लड़कियों को सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते तथा लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद, नापसंद, रुचि आदि को महत्व न दिया जाना भी इस एकांकी को लिखने का प्रमुख उद्देश्य है। यह पाठ एकांकी है, इसलिए सबसे पहले हम एकांकी का अर्थ क्या होता है यह जान लेंगे। एकांकी का मतलब होता है एक ही विचार को नाटक के माध्यम से स्पष्ट करना। एकांकी मतलब ऐसा रूपक जो एक अंक में समाप्त हो जाए, या इसे हम छोटा नाटक भी कह सकते हैं। तो आइए इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता को हम पहले देख लेते हैं। रीढ़ की हड्डी प्रस्तुत एकांकी में इसका अर्थ है अपने आप में स्वावलंबी होना, खुद का भार खुद उठा पाना, खुद का निर्णय खुद लेना। यही इस पाठ के शीर्षक का मतलब है। रीढ़ जो हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा होती है और शरीर को सीधा रखने में मदद करती है। इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान का प्रतीक है। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होती है और उसके अभाव में या उसके कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। उसी तरह से समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना
समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। स्त्री की उन्नति तथा समाज में नारी को स्थान दिए बिना किसी भी समाज को मजबूत नहीं कहा जा सकता। और इस एकांकी में उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस शंकर की कमर भी झुकी हुई है, उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं दिखती। ऐसा लगता है मानो उसकी बैकबोन झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी ना होने की बात कहकर उभारा है। यह एकांकी किस तरह से अपने शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करती है, यह तो हम पूरा पाठ पढ़ने के बाद ही जान सकेंगे। तो इस एकांकी को एक कहानी के रूप में मैं सुमित्रा भगत अपने सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ रीढ़ की हड्डी। तो आइए पहले हम पाठ के पात्र का परिचय करते हैं। पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा एक बीए पास चरित्रवान लड़की है। आकर्षक चेहरा पर उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। राम स्वरूप उमा के पिता। प्रेमा उमा की माता है। शंकर उमा को देखने वाला लड़का। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं, और रतन जो उमा के घर का नौकर है। उमा इस कहानी की नायिका है और शंकर जो बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज का छात्र है, अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने के लिए आता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उमा जो कि एक शिक्षित लड़की है, बीए पास है। उमा के पिता अधेड़ उम्र के हैं। उन्हें बेटी के विवाह की चिंता है। विवाह के पहले एक रस्म होती है। लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, तब लड़की के बारे में वे सब जानकारी प्राप्त करते हैं, और अगर लड़की पसंद आती है तो विवाह तय हो जाता है और फिर विवाह की रस्में शुरू हो जाती है। तो इसी रस्म को निभाते हुए उमा को देखने आने वाले थे गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में वहां प्रेमा आती है और कहती है, तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए बैठी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। उन्हें सिर्फ घर का काम एवं सिलाई का काम, पेंटिंग, वाद्य बजाना और गाना गाना आने वाली बहू चाहिए। आखिर उसे घर ही तो संभालना है। इस तरह के विचार लड़के वालों के हैं। उमा को कह देना कि जरा करीने से पेश आए, क्योंकि लड़के वाले पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर वे लोग लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहते। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही तो उसे पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं था, इसलिए रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी ही देर में दरवाजा खटकता है, और दरवाजा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने जमाने की तुलना नए जमाने से करते हैं। अपनी आवाज और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत की जाए।
वे शादी विवाह को बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं लगती है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करने लगते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं, वह तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियों के मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो बहू मैट्रिक पास ही चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी है नहीं। उमा को बुलाने पर वे सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तश्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते, चश्मा। रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल तथा चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। फिर सितार उठाकर गीत सुनाती हुए उमा की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में भी पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हैं और उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा मजबूत आवाज में जवाब देती है, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। तब गोपाल प्रसाद ताव में आकर रामस्वरूप से कहते हैं, रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? तब उमा कहती है, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने साहबजादे से पूछिए तो कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहां से कैसे भगाए गए थे। और आगे उमा कहती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदे? गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तब उमा जवाब देती है, हाँ पढ़ी हूँ, बीए पास किया है। मैंने न तो कोई चोरी की है और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर जरा ये भी पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है, बाबूजी मक्खन। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती। यही हमारा पाठ समाप्त होता है। तो आइए अब हम शीर्षक की सार्थकता को समझ लेते हैं। पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया? रीढ़ की हड्डी शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और वही शरीर सीधा रखने के लिए कार्य करती है। अपने लचीलेपन के कारण ही वे शरीर से सारा कार्य कराती है। तो हमारा ये जो समाज है, इसमें भी एक लचीलापन होना चाहिए
यदि हम समाज के हिसाब से अपनी परंपराओं को बदलेंगे नहीं और उनके बदले हुए स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे, तो जिस प्रकार से एक बहुत दिनों से रखा हुआ पुराना फल सड़ जाता है, गल जाता है, उसी प्रकार से हमारी पुरानी परंपराएं भी सड़ गल जाएगी। रीढ़ की हड्डी एकांकी का नाम लेखक ने बिल्कुल सही दिया है। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है और समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। उमा ने शंकर के इसी मान सम्मान विहीन जीवन पर प्रहार किया है। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना और वहां पर अपमानित होकर भगा दिया जाना बहुत ही शर्म की बात थी। एक लड़की ऐसे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है। इस नाटक के नाम की सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है। तो चलिए अब हम इस पाठ में आए हुए अनजाने शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। तख्त का मतलब होता है लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। तश्तरी इसका मतलब होता है छोटी थाली। खंखारना मतलब खांसना या फिर गला साफ करना। तकल्लुफ शिष्टाचार। तो चलिए छात्रों, अब हम इस पाठ के कुछ कृतियों पर नजर डालते हैं। तो छात्रों, अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।